खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। बात करते हैं मेवात में महाभारत की। आप अभी भूले भी नहीं है कि पहले मणिपुर जला, या यूं कहें कि जलता ही रहा। लोग मरते रहे, घर जलते रहे, आग बुझ पाती कि हरियाणा जलने लगा, नूह जलने लगा, मेवात जलने लगा। मणिपुर की तरह नूह से भी लोग अपने ही घरों से बेगाने होने लगे, पलायन करते हुए रोने लगे और इस सवाल के साथ कि वापस आ पाएंगे या नहीं, सुरक्षित हवा में फिर से जी पाएंगे या नहीं। हरियाणा की साइबर सिटी में दहशत का सायरन बजने लगा, आर्थिक सिटी में खौफ बढ़ने लगा, मस्जिद जलने लगी, मंदिरों पर हमला होने लगा, गाड़ियां जलने लगी, लोग मरने लगे, घर दुकानें जलने लगी। ये सब आपने देखा है और देखते ही देखते इंसान का वेशभूषा के आधार पर, उसके नाम के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर दुश्मन बन गया, एक दूसरे का हत्यारा तक बन गया। खुलेआम हथियार लहराए गए हैं। हालात बस से बदतर होते नजर आए तो पड़ोसी राज्य भी अलर्ट पर आ गए। मेवात का एक हिस्सा राजस्थान के भरतपुर और अलवर से लगता है। हरियाणा की चिंगारी राजस्थान को ना जलाने लगे, वहां की नफरत यहां ना नजर आने लगे तो सिस्टम ने कहा कि धारा 144 लागू है, सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई। लेकिन क्या सच में हरियाणा में जो हुआ वो अलार्म है, जगाने का अलार्म है, या फिर शुरुआत है मेवात में महाभारत की? आज बात इसी मुद्दे। कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो जिन्होंने नुकसान किया है उनसे वो भरपाई कराई जाए। क्या वाकई में जिनके घर का चिराग बुझ गया है उसकी भरपाई हो सकती है? क्या दिल के अंदर जो नफरत पैदा हो गई है क्या उसकी भरपाई हो सकती है? क्या जो अपने घरों को छोड़कर अपने मासूम बच्चों की उंगलियों को पकड़कर ना जाने किधर की तरफ चल दिए, क्या उसकी भरपाई हो सकती है? मैं इस पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि हिंसा कैसे भड़की, किसने भड़काई, क्योंकि मेरी नजर में शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी सरकार की थी, सिस्टम की थी। अराजकता फैलाने वालों को वक्त से पहले ही सलाखों में डालने की जिम्मेदारी सरकार की थी। जो दंगे के लिए भड़का रहे थे, जो भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे, जो दंगे करा रहे थे, उनको गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। और जो राजस्थान में किया गया, अगर वो हरियाणा में वक्त से पहले कर दिया जाता तो शायद बेगुनाहों की, बेकसूरों की बस्तियों को जलने से रोका जा सकता। लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान में भरतपुर, अलवर के हिस्सों में धारा 144 लागू की गई। लेकिन मेरा फिर वही मूल सवाल, क्या इससे मेवात की वो महाभारत रुक पाएगी जिसकी चिंगारी हरियाणा के नूह में जलनी शुरू हो चुकी है? आज बात इसी मुद्दे पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रतीक सिंह जी हैं, वीएचपी प्रवक्ता अमितोष पारिक जी, मुस्लिम स्कॉलर असगर अली साहब हैं और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। हमने बीजेपी से भी आमंत्रित किया, लेकिन किसी कारणवश वो इस डिबेट का हिस्सा नहीं बन पाए। तो शुरुआत असगर अली साहब। मैं इस प्रोग्राम को शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक अपील करें कि जो भी लोग आज आपको सुन रहे हैं वो शांति स्थापित रखें और किसी के भी बहकावे में आकर उन लोगों पर हमला ना कर दें जिनके साथ कल तक बैठकर चाय पिया करते थे, जिनके साथ बैठकर कल तक खाना खाया जाता था, सुख दुख को बांटा जाता था। यह अपील करना तो वैसे भी हमारी जिम्मेदारी है। जो धर्मगुरु होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, उनको चाहिए कि ऐसी चीज़ों के अंदर पहले सामने आएँ और सामने आकर हालात को सामान्य करने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों पक्षों की वहाँ पर मीटिंग हो चुकी है, पुलिस प्रशासन उसके साथ है और ये आदेश निकाल दिए गए हैं कि कोई भी अफवाहों पर ध्यान न दे। और ये अपील मैं भी तमाम समाज से करना चाहता हूँ कि इससे नुकसान हमारा खुद का होता है। प्लीज़ अपने भारत को भारत बनाए रखें और एक दूसरे से ना लड़ें, बल्कि एक दूसरे का साथ दें और जितनी जल्दी हो सके शांति स्थापित करें। बीएचपी भी करे, क्योंकि बजरंग दल से कोई है नहीं मेरे साथ, कि भाई जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं उनके चक्कर में गले मत काटिए, दुकानों को मत जलाइए, क्योंकि उधर चिंगारी जाएगी तो चिंगारी इधर भी आएगी और यह समाधान नहीं है। विजेंद्र जी,
ये अपील बिल्कुल आवश्यकता भी है और आवश्यक भी है। और आपके माध्यम से कहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद ये पूरे भारतवर्ष के हर एक हिंदू से अपील करता है कि जितने भी काम हुए हैं और जो भी हिंसा भड़की गई है, विश्व हिंदू परिषद न्यायालय के साथ खड़ा है और न्यायालय और लोकतांत्रिक व्यवस्था पे भरोसा रखता है। इसलिए किसी भी तरह की अराजकता ना विश्व हिंदू परिषद फैलाएगा और ना ही विश्व हिंदू परिषद ने फैलाई थी और भविष्य में भी नहीं कभी फैलाई जाएगी। प्रतीक, जरा बताइए, हरियाणा में चिंगारी ना बढ़े उसके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, ये तो वहाँ की जो सरकार है वो बताएगी, लेकिन जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा है कि डबल इंजन की सरकारें जहाँ जहाँ चल रही हैं, चाहे मणिपुर की बात करें, आप बोल रहे थे मणिपुर जला नहीं, जल रहा है, अभी 92 दिन हो गए हैं, आज तक जल रहा है। और यही चीज हरियाणा में हमारे सामने आई है। और आज आप ही के चैनल पे आप दिखा रहे थे कि वहां के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हर किसी को सुरक्षा हरियाणा की पुलिस नहीं दे सकती है, हम सुरक्षा मुहैया कराने में इतने ज्यादा सक्षम नहीं है, ये हरियाणा का मुख्यमंत्री बोलता है। और मणिपुर का मुख्यमंत्री बोलता है कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो प्रचार मंत्री जी एक ट्वीट कर देते हैं किसी खिलाड़ी की उंगली टूटने पे भी, मुझे ऐसा लगता है कि मणिपुर और हरियाणा दोनों के लोगों से उनको अपील करनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए और शांति बनाए रखने की अपील करनी चाहिए, क्योंकि वो देश के सर्वोसर्वा हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं, तो उनको सबसे पहले इस तरीके की अपील करनी चाहिए। लेकिन प्रतीक, मुझे लगता है भाई अपील तो सबको करनी चाहिए। नहीं, सबको करनी चाहिए ना, हम तो कर रहे हैं। कांग्रेस के हरियाणा के उन नेताओं को भी नूह और बाकी इलाकों में जाना चाहिए। नूह के जो वहां के एमएलए हैं कांग्रेस के, वो तो 2 दिन पहले ही अपील कर चुके हैं। वहां के भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, सब लोग अपील कर चुके हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने की जो जिम्मेदारी होती है वो वहां की सरकार की होती है, वहां के गृह मंत्री की होती है, वहां के मुख्यमंत्री की होती है। और जब मुख्यमंत्री ये बोलता है कि हम सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते हर एक व्यक्ति को, तो आप देखिए किस तरीके से जो डबल इंजन की सरकारें वो विफल होती जा रही हैं। और मैं कहूंगा पूरे हिंदुस्तान की जनता से कि डबल इंजन की सरकारों के बहकावे में मत आइए, क्योंकि जहां जहां डबल इंजन सरकार होगी वहां ऐसे ही आग लगेगी। राजस्थान में भी जब जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, उस दौरान गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। देखिए, जब जब बिगड़ी उसको संभाला, और हमारे यहाँ के गृह मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने ये नहीं बोला कि हम सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते, हमने उस स्थिति को संभाला है, ऐसे बिगड़ने नहीं दिया हमने कि हम खोल दें। आप देखिए मणिपुर को 92 दिन हो गए, 92 डेज, प्रचार मंत्री आज तक एक ट्वीट करने को, एक अपील करने को तैयार नहीं है। और यही हरियाणा 2 दिन हो गया, एक ट्वीट कर दीजिए ना साहब, आप प्रधानमंत्री देश के, आप ये रैली के लिए तो कर लेते हैं। लोकसभा में कहते हैं कि भाई बयान दे दीजिए, अरे बयान तो मीडिया पर ट्वीट कर दीजिए, कहां दे रहे हैं वो, बस कुछ यही बोले चाहिए तो सही। क्या? तो काय के लिए प्रधानमंत्री, काय के लिए चुनते प्रधानमंत्री? राजेंद्र सिंह शेखावत जी, मैंने वीडियो देखे हैं और एक दिन पहले इसी चैनल पर मैंने चलाए हैं, चाहे वो मोनू मानेसर का हो या फिर बिट्टू का हो या किसी और का हो, जो खुलेआम चुनौती दे रहे थे। भाई ये ट्वीट तो हरियाणा पुलिस तक भी पहुंचे होंगे, लोकल इंटेलिजेंस तक भी पहुंचे होंगे। ऐसा है कि जी दरअसल में अभी चलिए सर, पुलिस की हम बात करें हरियाणा के नूह की, जहां क्या वाकई में कानून व्यवस्था को मजबूती के साथ जमीन पर रखा गया? क्या इंटेलिजेंस फेल हो गया या जानबूझकर वो होने दिया गया जो वहां हुआ है? राजेंद्र शेखावत जी, सर मूल सवाल मेरा वही है, चाहे कोई भी हो, मोनू मानेसर हो, बिट्टू हो या कोई और हो, जिन्होंने खुलेआम वीडियो वायरल किया और कहा, चुनौती दी कि देखिए हमारे हैं, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा जो उन वीडियो के जरिए आए, भाई कानून व्यवस्था कायम करना जिम्मेदारी थी, क्या पूरे तरीके से फेल हो गई हरियाणा सरकार? ऐसा विजेंद्र जी, यहाँ पर हम ये कहें कि कानून व्यवस्था फेल हो गई, ये ठीक नहीं है। वहाँ की सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाने में पूरा ज़बरदस्त प्रयास किए हैं और जो एक इतना बड़ा सुनियोजित और साजिशपूर्ण जो एक षड्यंत्र था उसको फैलने से रोका है। बहुत अच्छे। किसने आप ये देखिए 116 लोग तो अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। संदेश दिया सर, और ये बताइए मोनू मानेसर वहां गायब कितने महीनों से? नहीं, मोनू मानेसर तो राजस्थान की पुलिस का वांटेड है, ये लोग गिरफ्तार करें उसको, किसने रोका है इनको गिरफ्तार करने? हरियाणा में अपराधी नहीं है वो। और अभी जो है प्रतीक सिंह जी कह रहे थे, विजेंद्र जी एक मिनट, हरियाणा में क्या है मोनू मानेसर? अजी एक मिनट मुझे बोलने दो। मैं पूछ रहा हूँ ना, हरियाणा में मोनू मानेसर क्या है? हरियाणा में मोनू मानेसर क्या है? यहाँ का अपराधी है। अरे सर, हरियाणा में क्या है? पुलिस का, राजस्थान पुलिस हो रही है, सामाजिक कार्यकर्ता गिरफ्तार नहीं कर रही उसको। हरियाणा की पुलिस की फाइल में सामाजिक कार्यकर्ता है वो। सामाजिक कार्यकर्ता हो और कोई भी हो, अगर वो अपराधी है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती राजस्थान की पुलिस? कि भाई हरियाणा में आप ये सोचो, उसके लिए राजस्थान पुलिस जिम्मेदार है। हाँ, राजस्थान पुलिस इसलिए जिम्मेदार है कि वो खुला घूम रहा है अभी तक। बहुत अच्छे सर।
वो खुला बहुत घूम रहा अच्छे, है, विजेंद्र। उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया बहुत इन्होंने? अच्छे सर। दूसरी बात आपकी, ये जो एक मिनट, पूरा प्रतीक, समझ घटनाक्रम में तो हुआ आया है भाई। सुनो विजेंद्र जी, हाँ, ये बताइए सारा सर। घटनाक्रम है ना, इसके पीछे साइबर क्राइम मुख्यतः जिम्मेदारी है। और उसको पूरा कंट्रोल एरिया करना नूर राजस्थान मेवात का पुलिस की पूरा जिम्मेदारी एरिया है। साइबर क्राइम हो रहा है, बैठे बैठे लोगों से करोड़ों की ठगी हो रही है। मैं जो और पूछ वहां रहा हूं भी सर सर्च वो अभियान बताइए, चला है। क्या हरियाणा पुलिस ने की सर्च पुलिस अभियान चलाया वहां पे। व्यवस्था, हरियाणा की पुलिस व्यवस्था क्या राजस्थान पुलिस के अंडर आती है? हरियाणा की पुलिस व्यवस्था क्या वो अपना नूह काम कर रही है। हरियाणा की पुलिस। क्या नूह राजस्थान के अंडर आता है? नूह राजस्थान के अंडर किसने कहा? नहीं, मैं पूछ रहा हूं ये सर, अभी जवाब डबल ये इंजन कह की- देंगे ये डबल कि भाई इंजन की इसके लिए सरकार कह रहे थे। बिल्कुल प्रतीक सही सिंह कह जी। रहे हैं सर। तो आप मुझे ये बताओ, राजस्थान में करौली में दंगा हुआ था जब सिंगल इंजन की सरकार थी, जोधपुर में दंगा हुआ जब सिंगल इंजन की सरकार थी, जी। डबल इंजन की तो नहीं थी ना, फिर जी। क्यों हुए यहाँ दंगे? क्यों आगजनी हुई? क्यों? तो हजारों सर के मैं घर एक फूक बार दिए। कंफर्म कर रहा हूं, मैंने आपकी डेजिग्नेशन रिटायर्ड पुलिस अधिकारी रखी, मैं यही रखूं या इसमें बदलाव करूं? नहीं, मैं तो वही बात कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं इन्होंने सर, जो बदलाव करूं इसमें कुछ? राजनीतिक बात की है, जब मैंने जवाब सर दिया। आप तो राजनीतिक नहीं है। मैं तो कोई राजनीतिक नहीं नहीं, हूं। नहीं। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, क्या वहां आप ये कहिए कि भाई जिन्होंने भी नूह पुलिस ने जिन्होंने दंगे होने दिए गए उनको गैलेंट्री अवार्ड दे दिया जाए? नहीं, बोलिए क्यों दिया सर। जाए? क्यों दिया जाए उनको गैलेंट्री अवार्ड? इसकी जांच होनी चाहिए, एसआईटी का गठन होना चाहिए, पूरी साजिश का हजारों पता लोग लगाना बेघर हो चाहिए। गए, न पूरी जाने कितनी साजिश का गाड़ियां जल पता गई सर लगाना वहां पर, चाहिए। 5 से ज्यादा लोग मारे गए, कितनी दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, मस्जिद में घुसकर मार दिया गया, मंदिर को घेर लिया गया, उसके लिए पुलिस जिम्मेदार ही नहीं है हरियाणा में। पुलिस तो जिम्मेदार है ही, तभी तो मैं कह रहा हूं एसआईटी का गठन होना चाहिए, और एसआईटी का गठन होके पूरी इस बात का पता लगाना चाहिए। चलिए तो कि ये किन भी कारणों बताइए से सर, दंगा हुआ। आप ये भी बताइए कि शांति समितियां गठित होनी चाहिए। भरतपुर और अलवर के अंदर जो धारा 144 लगाई गई, आपकी नजर में वो भी सही है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है। आज वहां पे शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर पुलिस को अधिकार है, प्रशासन को अधिकार है, और लोगों की सुरक्षा करना इनका पहला दायित्व है। तो बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है प्रतीक, अब बोलिए क्या कह रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ वहां क्यों हुआ। जिस तरीके से भेष बदल करके भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे पुलिस अधिकारी बन के आए, उसी तरीके से वहां पे भेष बदल भाई वो करके पुलिस अधिकारी रहे हैं। कार्यकर्ताओं एक मिनट, ने नहीं, नहीं भाजपा प्रवक्ता भाई वो बहुत जगह पुलिस मिला अधिकारी रहे हैं। मैं भाजपा उनके- प्रवक्ता नहीं, बन के इस बहुत बार बार मैं मिला हूं नहीं उनसे। बताऊंगा। नहीं, नहीं, शब्द बहुत बदलते बार हैं। भाजपा प्रवक्ता मैं बन के कंटेंट कर रहा हूं मिला हूं। विजेंद्र जी। नहीं, नहीं, मैं ऑब्जेक्शन करता हूं, जो भेष बदल की बात कर रहे हैं इसको ऑब्जेक्शन कर रहा हूं। बन करके मैं बहुत बार मिला हूं अधिकारी महोदय से, ठीक है, जो रिटायर्ड है। बहुत बार भाजपा प्रवक्ता रिप्रेजेंट किया इन्होंने, तो भाजपा प्रवक्ता ही आना चाहिए था। दूसरी बात ये बता रहे राजस्थान पुलिस का तो हरियाणा पुलिस सहयोग ही नहीं कर रही। हमने वारंट वहां भेजा है कि हमारी मदद कीजिए उसको पकड़वाने के अंदर। हरियाणा पुलिस ने ना तो उस टाइम पे जो कांड हुआ, ना वहां पे एफआईआर दर्ज की, और ना राजस्थान पुलिस को सहयोग कर रही है। और आज भी भाजपा प्रवक्ता आकर के बोल रहे हैं कि राजस्थान पुलिस जिम्मेदार है। तो इसलिए बता रहा हूं कि डबल इंजन की सरकारें जहां जहां है वहां विफलता चल रही है। चाहे मणिपुर देख लीजिए, चाहे हरियाणा देख लीजिए, और आने वाले समय में और जगह देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी नहीं है, कई बार बिगड़ी तो कंट्रोल की, ऐसी है। नहीं बिगड़ी कि मणिपुर जैसे और हरियाणा जैसे हालात ठीक हो है। गए और फिर मुख्यमंत्री जी ये नहीं बोलते कि हम किसी को अमितोष, सुरक्षा नहीं दे सकते। भाई ये कौन सी चुनौती है जो जानबूझकर ली जाती है कि देखिए हमारे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा जो किए गए, और खुली चुनौती दी जा रही है। क्यों भाई? विजेंद्र जी, उससे क्या हो जाएगा कि आप एक इलाके से या तो रैली निकाल लेंगे या एक इलाके से जुलूस निकल जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? नहीं विजेंद्र जी, क्या वहां पर किसी भी तरह से जो शोभा यात्रा जारी थी उन्हें किसी तरह की चेतावनी दी? निसंदेह और निर्दोष हिंदू वहां से जा रहे थे और लगातार जाते हैं और पहले से जा रहे हैं, 15 साल से वहां पे जा रहे हैं, उन्हें परमिशन लेके वहां से जा रहे हैं। एक भी हिंदू वहां पे ना तो हथियार से लैस था, ना ही उनके पास कोई लेथल वेपन था। क्या गलती थी उनकी? आज वहां पे 6 हिंदुओं को जला दिया गया, 2 हिंदू आज जल गए, एक बजरंग दल के कार्यकर्ता को वहां पे मार दिया गया और एक को 16 टुकड़े कर दिए गए। क्या गलती थी उनकी? आज बाकी हिंदू महिलाएं घर छोड़ छोड़ के वहां पे बेचारी चलिए मैं पूछता हूं आपसे, मैं पूछता हूं, गुड़गांव के सेक्टर 57 के अंदर एक मस्जिद को जला दिया गया, 22 साल के इमाम को सोते हुए मार दिया गया, क्या गलती थी उसकी? मैं ये कहता हूं विजेंद्र जी, जो भी घटना करता है, जो भी अपराध करता है, उसको उस पे न्यायालय से मिलनी चाहिए सजा, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन यहाँ अगर नूह के अंदर में घटना हुई है तो उन पापियों की कौन सा देखो? भाई ये कौन से नेता थे आपके? कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं। अमितोष, कौन से नेता थे आपके? मैं बताऊं क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि तुम्हारा जीजा आ रहा है तुम्हारे बीच में, कौन सा नेता रोक सके तो रोकिए।
मेरी एक बात समझिए विजेंद्र जी, मोनू मानेसर ना तो जिस समय हत्या हुई थी, जो कांड हुआ था, ना तो वो बजरंग दल का उस समय संपादक कोई अधिकारी था, ना ही उसकी कोई उस पर पद था, और वो हरियाणा और राजस्थान का अगर वांटेड है तो पकड़े ना उसे। विश्व हिंदू परिषद ने उसको बचाने का कभी प्रयास नहीं करा, लेकिन अगर आज जितने जिहादियों ने वह हरकत करी है विजेंद्र जी, मिल गया मोनू मानेसर उन्हें मार के वहां पे हत्या करके, और जिन्होंने नाम देख देख कर अमितोष, जिन्होंने नाम देख देख कर दुकानें जलाई हैं, जिन्होंने नाम पूछ पूछ कर मारा है, जिन्होंने, नहीं मैं पूछ रहा हूं, अभी मैं सिर्फ मुंह पर हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं सर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंसान को इंसान के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। किस आधार पर? उसके नाम के आधार पर, उसकी वेशभूषा के नाम पर, उसके धर्म के नाम पर। मर तो हम ही रहे ना सर। विजेंद्र जी एक मिनट, 2 अप्रैल को करौली में दंगे हुए थे और वही शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, वही सुनियोजित तरीके से घरों के ऊपर बोल दीजिए। मुझे लगता है ये भी भाजपा प्रवक्ता बनकर के बोलने लग गए। मैं कह रहा हूं वहां की पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, उस पर बताइए आप रनू की पुलिस क्या कर रही है, क्या केंद्रीय मंत्रालय क्या कर रहा है, मणिपुर पे क्या कर रहा है, ये विफलता है। भाजपा प्रवक्ता आकर के 2 व्यक्ति भाजपा प्रवक्ता आके बात करेंगे तो बोलना पड़ेगा। करौली में आप बोलिए ना, आप खंडन कीजिए मुंह में जो भी हुआ है, और जिसमें ने किया वो गलत किया, वो खंडन कीजिए इस बात को। अमितोष पहले तो ये बताइए, जिसने भी जिस पर हमला किया, कहिए पहले तो सब गलत है, सब गलत है 100%। विजेंद्र जी उस पे तो ठीक है। असगर अली साहब जरा बताइए, कोई भड़काएगा तो भड़क जाएंगे, कोई वहां ऐसा नहीं है कि जो कहे कि भाई इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, सब हथियार लेके निकल जाएंगे सड़कों पर। विजेंद्र जी, जिस दिशा में डिबेट जारी है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि हमारी अपील करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खुलकर उनका सपोर्ट किया जा रहा है। जिन लोगों ने, कुछ पर्दानशीनों के नाम जिन्होंने आपने लिए यहाँ पर, जो कि राजस्थान सरकार के अंदर वांछित अपराधी हैं, इनाम याफ्ता हैं, और जिनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वहाँ जाती है तो उनके फेवर में, अपराधियों के फेवर में महापंचायत करके चेतावनी दी जाती है कि राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस अगर हरियाणा में घुसी तो हम टांगे तोड़ देंगे जी। ठीक है, फिर वो एक दिन पहले, अभी तो कोई अपराध नहीं हुआ था, अभी तो कोई लूटमार या पत्थरबाजी नहीं हुई थी, फिर इस तरह भड़काई बातें करना। और फिर मैं हैरान हूँ, आपके चैनल के ऊपर मैंने इंतज़ार किया 2 दिन कि शायद आज आप मुझे इस विषय पर बात करेंगे कि एक चेतन नाम का आतंकवादी ट्रेन के अंदर घुसकर अपने सीनियर आदिवासी अधिकारी टीकाराम मीणा को गोली से मार देता है, फिर उसके बाद ढूंढ कर मुस्लिम समाज के लोगों को गोली मारता है, फिर तड़पती हुई लाशों पर खड़े होकर यह कहता है कि मोदी और योगी को आपको मानना होगा। ये कौन सी दिशा की तरफ हम जा रहे हैं? अब मैं बात करूं अगर नू की, नहीं एक मिनट, तो इसका मतलब मैं ये निकाल लूं कि फिर सब हथियार लेके निकल जाएंगे और जो जहां मिलेगा उसको मार देंगे। ये तो ये मतलब निकालो, नहीं, ये मतलब मत निकालो, मतलब ये निकालो, मतलब ये निकालो कि ऐसे अधिकारियों की पहचान की जाए, जूनियर अधिकारियों की, कि जो अपने सीनियर अधिकारियों के भी दुश्मन है, उनको बंदूक, उनको पिस्तौल, उनको क्यों दी जाती है राइफलें, उनको क्यों सुरक्षा दी जाती है, जो रक्षा की भक्षक बन रहे हैं। अब मैं नू के ऊपर आता हूं, जिन्होंने सब कुछ किया है, क्या वो कल तक आदतन अपराधी थे? यकीनन नहीं थे। नहीं तो उसको जस्टिफाई करेंगे आप? मैं सर आप जस्टिफाई करेंगे अगर अपराधी नहीं तो? एक अपराधी गोली चलाने से पहले अपराधी नहीं होता है, तो इसका मतलब आप उसे अपराधी करेंगे? मैं कह रहा हूं कि अपराध करने के बाद अपराधी होता है। बात करें, हाँ यही तो मैं कह रहा हूं, आप उसे जस्टिफाई ना करें प्लीज। मैं अपराधी है सर, और आतंकवादी है। चक्कर में मैं ये नहीं कहूंगा कि सब अपराधी हैं। भाई अपराध करने के बाद अपराधी है, पहले कोई अपराधी नहीं है। वही तो मैं बता रहा हूं। अब हमें से कोई कल को कोई अपराध कर दे, आज पता चल रहा है कौन क्या कर रहा है। अधिकारियों की पहचान करके, असगर साहब मैं ये चाह रहा हूं आपसे, विनम्र निवेदन के साथ मैं ये चाह रहा हूं आपसे, असगर साहब मैं आपसे विनम्र निवेदन के साथ ये चाह रहा हूं कि जो हो गया उसको टाला नहीं जा सका, उसको रोका भी नहीं जा सका। मैं ये चाह रहा हूं आपके राजस्थान में वो चिंगारी ना पहुंचे, इसके लिए क्या सीएलजी, जो तथाकथित सीएलजी, मैं तथाकथित कह रहा हूं सर, क्योंकि वो बैठक करने के अलावा कुछ करती नहीं दिखाई देती, क्या वो सीएलजी एक्टिव होगी और क्या उन इलाकों के अंदर जाकर कहेगी कि चाहे कुछ हो जाए हम अपने राजस्थान में चिंगारी को आने नहीं देंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं माननीय अशोक गहलोत साहब से भी अपील करना चाहूंगा कि जिन जिन हथियारों को चेतन ने हत्या की है उनको सरकारी नौकरी दी जाए और उनको जुर्माना और हर्जाना दिया जाए। बात करते हैं नू पे, आपने सीएलजी की बात की है, ठीक उसी दिन ही सीएलजी की मीटिंग हो गई थी, दोनों पक्षों के साथ पुलिस प्रशासन बैठ गया था और इस बात पर सहमति बन गई थी। सिर्फ वो 6 किलोमीटर के एरिया में थोड़ा सा था, लेकिन उसके दूसरे दिन
जो चैट वायरल हुई है बजरंग दल की, और उसके बाद जो ढूंढ कर मुस्लिम दुकानों पर हत्या अपराध किए अरे सर, गए, मैं फिर इसको साथ एक साइड में point out कर ही मस्जिद के नहीं रहा अंदर हूं। जाकर मस्जिद के अंदर असगर अली जाकर साहब, जी हाँ, असगर अली साहब, जी मैं हाँ, यकीन से कह रहा हूं कि इसमें आप किसी को भी कहेंगे ना, जी हाँ, मैं आपको पूरे अगले 5 घंटे मैं दोनों साइड के विजुअल दिखा सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं दिखाने। तो ये अर्ज आप कर समझ रहा रहे हूं हैं, मैं ये चाह रहा हूं कि भाई राजस्थान में चिंगारी ना आए, और इसके लिए क्या हम सब बैठकर ये बात कर सकते हैं कि हां, अगर कोई ऐसी छोटी मोटी घटना हुई तो भी हम सब वहां पहुंचेंगे उसको रोकने के लिए, ना कि भड़काने के लिए। सजग है। मैं अभी आपको दर्जन भर वीडियो दिखा सकता हूं, ऑडियो दिखा सकता हूं, ठीक है, जिसमें भड़काऊ भाषण दिए गए। मैं अर्ज यह कर रहा हूं कि राजस्थान की सरकार सजग है, उसने अपनी सीमाओं को सील कर लिया है, और एहतियात के तौर पर धारा 44 भी लगा दी है, जो जिले वहां पर लगते हुए हैं। ऐसी कोई ईश्वर करे कि यहां कोई घटना ना हो। हालांकि जो एक विचारधारा है वो तो ये चाहती है कि संपूर्ण हिंदुस्तान जल जाए, फिर उसका फायदा हम उठाएं। ऐसी चीजों पर ऐसी जो कि विचारधारा पहले इस तरह के कार्य कर चुकी है, जो मणिपुर में। एक मिनट असगर अली साहब, असगर अली साहब, विद रिक्वेस्ट रुकिए। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी जुड़ गए हैं। ज्ञानचंद जी, अब जरा बताइए, क्या वर्तमान स्थिति में गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, नूह, सोना और मेवात का इलाका, क्या ये सुरक्षित है? नहीं, देखिए, जो कल या परसों घटना हुई, लेकिन आज की परिस्थिति में और परसों में बहुत फर्क है। आज पूरी तरह से सभी जिलों के अंदर पूर्ण शांति है। सरकार की तरफ से बहुत जरूरी कदम उठाए गए हैं, और पर्याप्त मात्रा में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या पुलिस है, वो आज सभी लोगों की जानमाल की सुरक्षा के लिए आज वहां चौकस है। जी सर, कितने हजार लोग ऐसे हैं जिनको बेघर होना पड़ा है? देखिए, एक घटना हो जाती है, उसके बाद कुछ प्रिकॉशनरी मेजर लिए जाते हैं कि आगे से दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो, और जो घटना हुई है उसकी जानकारी, उसकी विस्तृत जांच हो कि क्या कारण है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है जी। उसके लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर कहा है कि जो भी कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो जी, उसकी जांच की जाएगी। जो भी इस घटना लेकिन सर, के लिए नैतिक जिम्मेदारी तो सरकार की ही बनती है। देखिए, सरकार ने ये जो घटना हुई है इसको बहुत गंभीरता से लिया है, और इस प्रकार का जो षड्यंत्र कोई हुआ है उसकी जानकारी सरकार को नहीं मिली। सर, ये मामला गंभीर है, इसीलिए गंभीरता से लिया है। किसी मोहल्ले में एक झोपड़ी नहीं जली है सर, शहर के शहर जले हैं। बिल्कुल, आपने जो कहा कि जो घटनाएं यहाँ पर हुई हैं, जिस प्रकार से गाड़ियों को फूंका गया है, इसके पीछे किसी ना किसी षड्यंत्र की बू आती है। सर, कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई है जहां पुलिस भी दिखाई दे रही है और उसके बावजूद तोड़फोड़ हो रही है, तो फिर साजिश का हिस्सा कौन? ऐसा देखिए, अब आज की परिस्थिति में ऐसा कुछ नहीं है। आज पूर्ण तरह से पूरे सभी जिलों के अंदर पूर्ण शांति है। तो हरियाणा सरकार ये तो कम से कम मान रही है कि इंटेलिजेंस फेल था, सुरक्षा देने में हम अपने ही नागरिकों को हम फेल हुए। देखिए, इंटेलिजेंस, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, जो षड्यंत्र ऐसे रचे जाते हैं जिसकी जानकारी सरकार को नहीं हो पाती जी, लेकिन सरकार ने पूरी तरह क्विक एक्शन लेते हुए इसके ऊपर कंट्रोल किया, और आज पूरी सर, तरह अभी तक ये इनपुट तो मिल गया होगा कि साजिश करता कौन सी तरफ से था? वो मोनू मानेसर जिसका वीडियो वायरल हुआ, या वो बिट्टू जो खुलेआम चुनौती दे रहा था, या दूसरी तरफ से कौन थे साजिश करता? सर, ये जो सभी पक्ष हैं, जानने के बाद, जांच के बाद पता लगेगा कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है, किस प्रकार से किन किन लोगों ने इसके लिए उकसाहट पैदा की है, लोगों को उकसाया है, या इसके पीछे कोई और किसी का मकसद है जो प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए कि इसको किया गया है, या इसके पीछे कोई और मोटिव है। ये सब जांच का विषय है, और जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सर, आप विधानसभा स्पीकर हैं, विधानसभा स्पीकर है, क्या कोई एक व्यवस्था ऐसी दी जाएगी जिसमें इस पर बहस की जाए? नहीं, देखिए, बहस का तो विषय नहीं है। ये एक जो घटना हुई है दोबारा ना हो उसका इंतजाम किया जाएगा जी। फिर से दोबारा कोई इस प्रकार से घटना ना हो उसके लिए रणनीति बनाई जाएगी, और जो लोग दोषी हैं
या जो भी कोई दोषी पाया जाता है, इसके पीछे आखिरकार इतना बड़ी घटना हुई है, लगभग 250-300 गाड़ियों को जलाया गया है, पत्थरबाजी हुई है, गोलीबाजी हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कहां से किस व्यक्ति सर का? एक और सवाल, अंग्रेजी में हाँ। QART, क्विक एक्शन रिस्पॉन्स टाइम, आप जो सरकार का क्विक एक्शन रिस्पॉन्स टाइम, क्विक कहिए या डिले कहिए, जो भी है, जो एक्शन टाइम था, आप उससे सेटिस्फाई है कि हाँ जैसे ही घटना घटी मिनिमम टाइम में उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई? देखिए, बिल्कुल परिस्थितियों को देखते हुए जिस प्रकार से लगभग 2500 लोग मंदिर के अंदर फंसे हुए थे, इनको रेस्क्यू किया गया। सीआरपीएफ की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं तुरंत वहां पर डिप्लॉय की गई, केंद्र से सहायता दी, 13 कंपनियां आकर के जी। वहां से लगभग 2500-3000 जो यात्री थे, ये जो धार्मिक यात्रा के अंदर शामिल थे, उनको रेस्क्यू किया गया। ये एक बहुत बड़ा काम था जो सरकार ने और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने तुरंत किया है। अब जी, इसके पश्चात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद भी लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लग रहा है उसका असर हो रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात कही है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र की बू आ रही है, और वो जांच के बाद पता लगेगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। जी। और जांच होने के उपरांत जो भी लोग इसमें शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जी सर, कोई ऐसी व्यवस्था की जा रही है सरकार की तरफ से कि जिनका नुकसान हुआ है, चाहे वो जान माल का हुआ है या बाकी नुकसान हुआ है, बिल्कुल, उसका देखिए, तुरंत अभी आकलन करके उनको मुआवजा दिया जाए ताकि मरहम लगे? हाँ, बिल्कुल, सभी को मुआवजा भी देंगी सरकार। जो लोगों के जान माल की हानि हुई है उसकी, अभी जो हमारे जो होमगार्ड के जवान हैं उनको 57 लाख रुपए की राशि सरकार की तरफ से घोषणा हुई है, वो जो 1-2 दिन के अंदर उनके परिवारों को मिल जाएगी। और जो बाकी लोगों की भी जान गई है उनको भी सरकार पर्याप्त सहायता करेगी। स्थिति वापस सामान्य हो और जो दाग लगे वो दाग दिखाई ना दे, इसमें कितना वक्त लग सकता है? देखिए, सरकार का पूरा यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी स्थिति सामान्य हो, और वैसे तो आज पूर्णतः स्थिति सामान्य है, लेकिन फिर भी चौकसी बरतते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेज वहां डिप्लॉयड हैं, भरपूर संख्या में वहां पर पुलिस के और सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं, और कोई दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो, इसको रोकने के लिए पूरे बंदोबस्त किए गए। धारा 144 और इंटरनेट की बहाली, ये माने कि अब चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे होंगी, एकदम नहीं होंगी? हाँ, बिल्कुल। देखिए, चरणबद्ध तरीके से होगी जब लगेगी कि स्थिति सामान्य है, और कोई किसी प्रकार की अफवाह जो लोग ना फैलाएं, इस चीजों को देखते हुए जो भी स्थिति सामान्य होगी जी, या जो भी स्थिति अनुकूल होगी, उस समय ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो इंटरनेट की व्यवस्था है, चाहे वो बाकी सब व्यवस्था है, उनको हम दोबारा से चालू करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल, एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ सुबह कि एक मंदिर के अंदर जो बच्चे थे, जो महिलाएं थी, जो बुजुर्ग थे, उसको घेर लिया गया। अभी उसके बारे में कोई जानकारी आप दे पाएंगे? उनको वहां से निकाल लिया गया है, वो स्थिति अभी भी ऐसी है? नहीं, वो तो लगभग 3-4 घंटे के बाद ही उनको वहां से रेस्क्यू किया गया था। पैरामिलिट्री फोर्सेज ने उनको वहां से निकाला, और उसमें देखने की बात ये कि कुछ बुजुर्ग 70-75 साल के भी थे, 80 साल के भी थे, जिनको मंदिर के अंदर बंद किया गया था, लेकिन उनको जल्दी ही उनको वहां से रेस्क्यू कर लिया गया था। जी। तो अभी जो स्थिति है वो सामान्य है। सर, दोनों तरफ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ कोई बैठक? नहीं, देखिए, सभी के साथ शांति समितियां बना करके, शांति कमेटी बना करके सभी वर्गों के लोगों के साथ बातचीत की जा रही है जी। और उनसे सभी से मैं भी आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसमें सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं, किसी भी मजहब से हैं, वो अपना पूरा सहयोग दें। ज्ञानचंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर, वो कह रहे हैं कि जल्द ही व्यवस्था को बहाल कर लिया जाएगा। असगर अली साहब, बस ये दुआ ही की जा सकती है कि व्यवस्था एक बार फिर से दुरुस्त हो, जिनको जख्म लगे उनको मरहम दे, और मरहम कुछ ऐसा कि वो शायद जो घटा है उसका 2% ही कम से कम भूल पाए, क्योंकि सारा भुला पाना तो शायद मुमकिन नहीं, जिनके साथ घटता है उनको पता होता है। लेकिन राजस्थान में वापस लौटता हूं, राजस्थान को लेकर क्या एक अलग से बैठक होगी? मैं वो बीजेपी से भी कर रहा हूं, वो वीएचपी बजरंग दल से भी और मुस्लिम स्कॉलर से भी,
क्या आपके जितने भी जिम्मेदार लोग हैं वो एक बैठक करेंगे कि भाई हमें किसी भी सूरत में स्थिति को बिगड़ने नहीं देना अगर ऐसी स्थिति बनती है? देखिए, आज कमिश्नर साहब की भावभीनी विदाई हुई है। एक तो उनको बधाई देते हैं, सफलतापूर्वक निष्ठा से उन्होंने इस कार्य को किया, और आने वाले जो कमिश्नर जोसेफ साहब हैं उनके लिए भी ये चैलेंज होगा कि किस तरह चीज़ों को संभालें, और इसके लिए मुस्लिम समाज पूरी तरह से उनके साथ है। और साथ में सीआई साहब दिलीप सिंह की भी आज विदाई हुई है, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कितनी जल्दी अपने यहाँ पर हालात को सामान्य करती है। एक छोटी सी चीज़ मैं श्री शेखावत जी से जानना चाहूँगा कि जब किसी भी यात्रा के लिए इजाज़त ली जाती है तो उस इजाज़त के अंदर, उस परमिशन के अंदर क्या व्यक्तियों की संख्या भी बताई जाती है कि इसमें कितने हजार लोग शामिल हो सकते हैं, और क्या उसमें हथियार लाए जा सकते हैं या नहीं लाए जा सकते? प्लीज इसको बता दीजिए। लेकिन शेखावत जी जवाब दीजिए। विजेंद्र जी, असगर साहब को बताया कि जो परमिशन होती है उसमें सब चीज़ मेंशन होती है। हथियार के लिए कोई भी परमिशन नहीं देता कि कोई हथियार लाए। संख्या का भी पूरा उसमें विवरण होता है कि 200 होंगे, 500 होंगे, जैसे 3-4 हजार लोग, 3,000 लोग में दिया जाता हूं जिनमें बाकायदा 3,000 लोग इस्तेमाल होता है। 3,000 4,000 भी लोगो विजेंद्र जी, तो उसकी क्या दिक्कत है? नहीं, क्या किसी एक मिनट असगर जी, जो आप आपसे नहीं पूछा सर, आपसे नहीं पूछा, आपसे नहीं पूछा, मैं माननीय शेखावत जी से बात कर रहा हूँ ना। क्यों वो नहीं कर पाएंगे क्या? वो क्लियर नहीं कर पाएंगे क्या? आप क्यों बोल रहे हो? वो क्लियर नहीं कर पाएंगे क्या? वो क्लियर नहीं कर पाएंगे? माननीय शेखावत जी क्लियर नहीं कर पाएंगे क्या? आप क्यों बोल रहे हो? माननीय शेखावत जी क्लियर नहीं कर पाएंगे क्या? इस बात को माननीय शेखावत जी क्लियर नहीं कर पाएंगे क्या? आप शेखावत जी से बड़े हो 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 क्या? माननीय राजेंद्र शेखावत जी इस बात को क्लियर नहीं कर पाएंगे क्या जो आप बोल रहे हो? यहाँ मैंने कोशिश की कि सब मिलकर जवाब दे रहे हैं, आप बीच में आ रहे हैं, आप बीच में आ रहे हैं, आपके लिए बीच में आ रहे हैं। प्रिकॉशन के तौर पर, जिसमें प्रिकॉशन के तौर पर सभी को कहेंगे कि भाई थोड़ा नजर रखिएगा, हालात ना बिगड़े। वो जवाब नहीं दे पाएंगे। अरे सर, पहली लाइन में जवाब मिल गया है कि सब कुछ मेंशन होता है जी। देखिए, मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से, चाहे से भाजपा के प्रवक्ता हों या फिर विश्व हिंदू परिषद के मुस्लिम स्कॉलर और सारे जितने भी सम्मानजन हैं, सब आए, बैठ करके बात करें, अपने अपने समाजों के अंदर समझाइश करें कि इस तरीके की अफवाह के अंदर ना आए। राजस्थान की सरकार ने प्रिकॉशनरी जो लगता हुआ एरिया है वहां पे धारा 144 लगा दी है, पुलिस व्यवस्था कायम है, और राजस्थान की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि हर एक राजस्थान वासी को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। अमितोष, फाइनल कमेंट। विजेंद्र जी, सारी परमिशन से चली जा रही शोभा यात्रा में बिना निर्दोष और बिना हथियार से राजस्थान पे आ जाएंगे अमितोष, उस पे मारा गया, उस पे हथियार, उस पे अपराध करे गए, लोगों पे गोलियां चलाई गई। कह रहा हूं मैं 5 घंटे चैनल पर चला सकता हूं, दोनों तरफ से क्या घटा है, 5 घंटे चला सकता हूं। अमितोष, मैं ये चाह रहा हूं कि भाई क्या राजस्थान वीएचपी संयुक्त एक बयान दर्ज करेगा जिसके भी संगठक दलों के साथ आप काम करते हैं कि भाई हम यहां स्थिति को किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं देंगे। विजेंद्र जी, सबसे पहले जब एक घटना हुई थी उसके पहले विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करी गई थी। उनका इंडिया टीवी पे चला हुआ बयान भी सुन सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से अराजकता फैलाई गई, विश्व हिंदू परिषद इसका संज्ञान लेगा। कहीं से भी ना तो हेट स्पीच करी गई थी, ना ही किसी तरह से अपराध करा गया, ना अराजकता फैलाई गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था से इस पर हौसला करा जाएगा, इस मामले को देखा जाएगा, क्योंकि अभी राजस्थान ना तो करौली बोला था, हरियाणा भी यही है। सर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई और हो, आपके बीच में जो कट्टरता को बढ़ावा दे रहा है और जो आपको बहुत अच्छे से पता है जो भड़का रहा है, आपको बहुत अच्छे से पता है जो नफरत फैला रहा है, उसको अपने सिस्टम से बाहर कीजिए और उसको एहसास कराइए कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई ऐसा नहीं रह सकता जो खून खराबे के लिए दूसरों को आतुर करता हूं। मैं दोनों को कह रहा हूं, ये दोनों तरफ से हैं चीजें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि जब लहू बहता है ना तो वो ये नहीं देखता कि उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका पहनावा क्या है, उसका नाम क्या है। इसलिए शांति बनाकर रखना सबकी जिम्मेदारी है, और यकीन मानिए जो भड़काते हैं वो भाग जाते हैं और आम आदमी पिसता है। नमस्कार।